अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इक्विवेलेंस स्टेटमेंट है, बेसिकली थ्योरम है, उसको ज़रा देख लेते हैं। चूँकि हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं ये पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, तो इस कोर्स की आउटलाइन के मुताबिक हमारे पास इसका प्रूफ शामिल नहीं है, तो जस्ट हम इसकी स्टेटमेंट को ज़रा समझ लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने एक मेथड सीखा था जिसकी मदद से आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। और हमने बेसिकली इसमें किया ये था कि किसी भी सिस्टम को सबसे पहले आप इस फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ पर ए आपका कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है, एक्स में सब के सब वेरिएबल्स अननोन्स आ जाते हैं, और बी आपका बेसिकली इक्वालिटी के राइट साइड पर जो कॉन्स्टेंट होते हैं वो आ जाता है। बेसिकली सभी के सभी मैट्रिक्स होते हैं। अच्छा, ये मेथड तभी वर्क करता है जब आपका ये कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो, क्योंकि हमें इसको सोल्व करने के लिए ए इन्वर्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी सिंपली आप एक्स की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें तमाम अननोन्स की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, अब ज़रा इस थ्योरम की तरफ आ जाएं। इसी से मिलता जुलता थ्योरम हमने, बल्कि इवन यही थ्योरम था जिसमें जस्ट आपके पास ए पार्ट था, बी सी और डी, टोटल फर्स्ट 4 पार्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। 2 मजीद इसमें हम ऐड कर लेंगे आज, ई और एफ, और वो बेसिकली इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के इस मेथड से मुतल्लिक है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास इक्विवेलेंस थ्योरम है, कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, ये सभी के सभी इक्विवेलेंट हैं। मतलब क्या है इस बात का, चलें पहले जरा इसको पढ़ लेते हैं। इफ ए इज एन n बाई n मैट्रिक्स, यानी आपके पास गिवन कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ये जो 6 स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये सभी इक्विवेलेंट हैं। पहले तरह इक्विवेलेंट का मतलब समझ लें। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ए इज इन्वर्टिबल। मैथमेटिकली अगर आप देखना चाहें तो दैट मीन्स ए इम्प्लाइज बी, यानी इस बात को आप यूं कह सकते हैं, इफ ए देन बी, यानी अगर ए होगा देन बी भी लाजमी होगा। तो इसको समझें ज़रा। अगर आपका मैट्रिक्स जो ए आपने लिया है स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये इन्वर्टिबल होगा तो दैट मीन्स हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू 0 एक सिस्टम बनता है, इसका हमेशा ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन का ये है कि आपके पास जस्ट वैल्यूज इसके अननोन्स की 0 0 0 0 आएंगी। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू 0 कब ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, जब आपका ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये इन्वर्टिबल लेंगे आप। और इसी तरह अगर आपका सोल्यूशन ट्रिवियल ही एग्जिस्ट करेगा एक्स इज इक्वल टू 0 का, देन आप इस ए की जब रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बनाएंगे वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेंगी। डिपेंड करता है आपका उसका ऑर्डर जो भी हो, साइज को जो भी हो। मतलब 3x3 है तो आपके पास क्या बनेगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और ये कब होगा, जब आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू 0 का जस्ट ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर लिख भी देते हैं हम, ए इम्प्लाइज बी देन बी इम्प्लाइज सी, और इसी तरह से सी इम्प्लाइज डी। ये सभी स्टेटमेंट आपस में इक्विवेलेंट होने का मतलब मैथमेटिकली ये होता है। सी इम्प्लाइज डी का मतलब ये है कि अगर आपने रिड्यूस टू एचेलॉन फॉर्म बनाई ए की और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, इसका मतलब है आप अपने मैट्रिक्स को, ओरिजिनल जो मैट्रिक्स ए आपने लिया हुआ है उसको आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिक्स की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है हमने, आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और अगर आप अपने मैट्रिक्स को एलिमेंट्री मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी कांस्टेंट के मैट्रिक्स ले लें ना, फॉर एवरी n बाई 1 मैट्रिक्स बी, आप इसमें कांस्टेंट जो मर्जी रख लें, आपका सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का आप जानते हैं 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब इसका ये हो सकता है कि या तो आपको यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करें या फिर आपके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करें। और अगर आपके पास देखें ना ई सेटिस्फाई करेगा तो देन ई इम्प्लाइज एफ। कंसिस्टेंट में भी आपका जस्ट एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इनफाइनाइटली मैनी वाला केस यहाँ पर ख़त्म हो गया। और ये कब होगा, जब आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू बी कंसिस्टेंट होगा, यानी इस केस में आपका हमेशा एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मतलब अगर आप यहाँ पर फर्दर लिखना चाहते हैं तो डी इम्प्लाइज ई आ जाएगा आगे, यानी इफ़ डी देन ई, और इसी तरह से ई इम्प्लाइज एफ आ जाएगा, और यस एफ इम्प्लाइज अगेन ए। ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर ना, यानी अगर आपका जस्ट एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब है जहाँ से स्टार्ट किया था बेसिकली आपका मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट होने का एक्चुअली मतलब ये है। ठीक है, वेल सो ये हमारा थ्योरम था। अच्छा जी, अब आगे हमारा जो टॉपिक शुरू होने लगा है वो लास्ट लेक्चर से थोड़ा रिलेटेड है। आप जानते हैं अगर हो तो आपने देखा है लास्ट लेक्चर, तो उसमें हमने पढ़ा था
बेसिकली एक सिस्टम को सॉल्व करने का एक नया मेथड सीखा था, ये ऊपर मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और ये आपको मैंने बताया था कि तभी एप्लीकेबल है जब आपका मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा, यानी आपके मैट्रिक्स का जब इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा, अदरवाइज आप यहाँ पर इन्वर्स फाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। सोल्यूशन उसका एग्जिस्ट करेगा खैर, लेकिन आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक फंडामेंटल प्रॉब्लम आ रही है, उसको ज़रा देख लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल ए कोई मैट्रिक्स है जिसका साइज m/n है, फिक्स साइज का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बेसिकली आपने फाइंड आउट करने हैं वो तमाम मैट्रिक्स, कांस्टेंट के मैट्रिक्स जो बी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट्स सच दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax इज इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट। यानी इसमें आपको जस्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा, आपने करना क्या है, ये जो बी मैट्रिक्स मैंने लिखा ना यहाँ पर, सब के सब पॉसिबिलिटीज आपने बी के लिए फाइंड करनी है कि बी में हम क्या क्या ऐसा रख सकें कि आपका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट हो, ठीक हो गया। तो देखिए ना, अगर आपका मैट्रिक्स सिंपली इन्वर्टिबल है, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो जस्ट यहाँ से आपको यूनिक सोल्यूशन मिल जाएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी से। लेकिन अगर आपका मैट्रिक्स जो है वो दो केसेस हो सकते हैं ना, या तो वो स्क्वायर ही ना हो, या वो स्क्वायर तो हो बट उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ना करता हो। दो केसेस सुने, अव्वल तो वो अगर स्क्वायर ही नहीं है तो तब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर वो स्क्वायर है बट इन्वर्टिबल नहीं है ना, तो तब भी हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो उस केस में आपने सिस्टम की कंसिस्टेंसी कैसे चेक करनी है, बेसिकली आज का टॉपिक भी यही है, डिटरमिन द कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम बाय एलिमिनेशन। तो ज़रा इसको एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। आपकी होवर्ड एंटन की बुक की एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पर 3 पिक कर रहा हूँ, और इसमें हमारे पास एक सिस्टम गिवन है x1 प्लस x2 प्लस 2x3 एंड दिस इज इक्वल टू b1। ये कोई भी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कोई कांस्टेंट हो सकता है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है जी x1 प्लस x3 एंड दिस इज इक्वल टू b2, अगेन दिस इज अ कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। थर्ड इक्वेशन पे आ जाए तो 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है एंड दिस इज इक्वल टू b3, अगेन मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन हमने b1 b2 b3 पर कंडीशंस फाइंड करनी है कि आपका ये जो सिस्टम हमने यहाँ पर लिखा है 3 इक्वेशंस का, ये कंसिस्टेंट हो। यानी इसका कंसिस्टेंट होने का मतलब एक्चुअली क्या है कि आपके पास या तो यूनिक सोल्यूशन हो सकता है या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है ना, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए स्टार्ट हमने करना है, चूंकि हम एलिमिनेशन से करने लगे हैं तो हमने इसको पहले ज़रा इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। इस सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, पहले आपने इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स लिखने, 1 आ जाएगा, अगेन 1 आ जाएगा, देन x3 का कोफिशिएंट 2 है, और सेकंड इक्वेशन पे आ जाए दिस इज 1 0 अगेन 1, थर्ड पे आ जाए तो 2 1 3 आ जाएगा। और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है तो इसकी हम पार्टीशनिंग करके राइट साइड पर कॉन्स्टेंट्स लिख देंगे, b1 b2 एंड b3। एक्चुअली हमने b1 b2 b3 पर कंडीशंस फाइंड करनी है सच दैट दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो चलें इसका देख लेते हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मतलब वही काम जो हम करते आ रहे हैं कि इसको आपने क्या करना है, रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसकी लेफ्ट साइड को। तो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे डिफरेंट। तो चले हम ज़रा स्टार्ट करते हैं। आप देखें ना ज़रा, फर्स्ट रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री ये वाली है, 1 है, इसके नीचे हमने 0 बनाने हैं। तो देखें ज़रा क्या ऑपरेशन हो सकता है, R2 को भी, इस 1 को भी और इस 2 को भी। दो ऑपरेशन में एट अ टाइम लगा रहा हूँ। एक आप ये कर लें -R1 प्लस R2, इस तरह से आपकी R2 वाली एंट्री 0 हो जाएगी। और सेकंड ऑपरेशन आप लगा सकते हैं -2R1 प्लस R3, R2 और R3 दोनों को हमने चेंज करना है। R1 चेंज नहीं होगी, उसको ज़रा एक बार एज इट इज़ लिख लेते हैं, 1 1 2, देन हमारे पास B1 आ जाएगा। नेक्स्ट जाएं तो देखें -1 प्लस 1 इज 0, -1 प्लस 0 इज माइनस का 1, -2 प्लस 1 विच इज अगेन माइनस का 1, और यहाँ पर देखें -B1 प्लस B2, -B1 प्लस B2। अच्छा जी, अब थर्ड रो पे आ जाए। -2 प्लस 2 इज 0, -2 प्लस 1 इज -1, देन -2 प्लस 3, सॉरी -4 होगा, -2 टाइम्स R1 है ना, तो -4 प्लस 3 इज अगेन -1।
-2b1 प्लस b3, -2b1 प्लस b3 आ जाएगा। और यूं हमने पहली लीडिंग एंट्री के नीचे जीरोस बना लिए हैं। अब आपने सेकेंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री -1 है, तो सबसे पहले तो ज़रा हमारा काम ये है कि इसको हम 1 बनाएं। तो उस 1 बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? यहाँ पर तो आपके पास, अच्छा आपने क्या करना है, एक बात ज़रा देखें, आप नोट करें, जस्ट इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, -1 से, तो -1 टाइम्स R2। तो फर्स्ट रो को एज इट इज़ लिख लेते हैं, 1 2 1 1 2 देन b1। सेकेंड रो पे 0 माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर देखें ना -b1 प्लस b2 है, यहाँ पर बन जाएगा b1 माइनस b2, ठीक है। और R3 को अगेन आप एज इट इज़ लिखते हैं, -1 -2 b1 प्लस b3, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है जी? नेक्स्ट ये करना है कि आपने सेकेंड रो की जो लीडिंग एंट्री है ना 1, उसके नीचे 0 बनाना है। तो उसके लिए जस्ट R2 और R3 को हम ऐड अप कर देंगे, और R3 को हमने चेंज करना है इस केस में, मतलब R2 प्लस R3, और R3 को हमने चेंज करना है। तो पहली दो रोज को ज़रा एज इट इज़ लिख लेते हैं, 1 1 2, देन नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी b1। नेक्स्ट देखें यहाँ पर 0 1 1 b1 माइनस b2, और लास्ट पे देखें 0 प्लस 0 इज 0, R2 प्लस R3 ना, तो 1 - 1 इज 0, अगेन 1 - 1 इज 0, और यहाँ पर क्या आएगा, b1 माइनस b2 -2b1 प्लस b3। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास, मतलब ऐड अप करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी माइनस का एक तो b1 आ जाएगा, माइनस का ही b2 भी आ जाएगा, और प्लस का b3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ज़रा इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करते हैं। वैसे अगर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, गैस कर सकते हैं, क्योंकि देखें हमारे पास लास्ट रो पूरी की पूरी 0 हो गई है, ठीक है ना। लास्ट रो क्या हो गई है हमारे पास, पूरी की पूरी 0 हो गई है। तो इस केस में हमने एक एग्जांपल की थी कुछ लेक्चर्स पहले, कि अगर आप जब आई डोंट रिमेंबर की थी या नहीं की थी, चले मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट रो 0 होने का मतलब ये है कि बेसिकली 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 दिस इज इक्वल टू -b1 माइनस b2 प्लस b3। देखें इसमें अगर आप फर्दर देखें तो आपकी लेफ्ट साइड तो 0 ही रहेगी अल्टीमेटली, तो 0 का इक्वल होगा -b1 माइनस b2 प्लस b3। तो बेसिकली जब आपकी राइट साइड भी 0 होगी ना, तभी पॉसिबल है कि आपके पास सेटिस्फाई करे ये इक्वेशन, ठीक है ना। तो राइट साइड का 0 होने का मतलब एक्चुअली ये है कि यहाँ से आप b3 को ज़रा सेपरेट कर लें, b3 हमारे पास इक्वल आ जाएगा b1 प्लस b2 के, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन बन गया कि अगर आपका b3 जो है, मतलब थर्ड वाला जो कांस्टेंट है, वो पहले दोनों के सम के इक्वल आ जाता है, तो आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, ठीक हो गया। यानी यहाँ पर एक मैं लाइन लिख देता हूँ, ax इज इक्वल टू b इज कंसिस्टेंट। आपने जो सिस्टम लिया था ax इज इक्वल टू b, दिस इज कंसिस्टेंट। कब कंसिस्टेंट होगा? इफ एंड ओनली इफ आपका जो b मैट्रिक्स है ना, जो मैंने स्टार्ट में लिखा हुआ है, अगर उसकी फॉर्म कुछ इस तरह की हो, यानी इसमें b1 b2 आप अपनी मर्जी से जो मर्जी ले लें, बट b3 पर कंडीशन लग गई है, और b3 क्या है, दोनों के सम के इक्वल है, b1 प्लस b2। तो ये मैट्रिक्स जब आप लेंगे तभी हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। दोबारा इसको देख लेते हैं ज़रा स्टेटमेंट से। देखें हमारे पास ये स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, 3 इक्वेशन है। अगर आप लेट्स से, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, आप b1 को ले लें लेट्स से 2, b3 को b2 को आप ले लें 3 ले लें, देन आपको b3 को 5 ही लेना पड़ेगा, जो कि सम है 2 और 3 का। अगर आप ये कांस्टेंट लेते हैं तो आपका सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। आप लेट्स से मैं b1 को 0 ले लेता हूँ, b2 को मैं -1 ले लेता हूँ, b3 को मुझे -1 ही लेना पड़ेगा, इन दोनों का सम, तभी हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। आर्बिट्ररी वैल्यूज दे रहा हूँ ना मैं, आप कोई भी आप b मैट्रिक्स ले सकते हैं। चले मैं b को ले लेता हूँ 7, b1 को, b2 को मैं -3 ले लेता हूँ, अब हमें b3 को 4 ही लेना पड़ेगा। आप ये वाला मैट्रिक्स लें कॉन्स्टेंट्स का,
या आप ये वाला लें, या इसी तरह आप ये वाला लें, या इनके अलावा इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जब तक आप गिवन कंडीशन को फॉलो करते रहेंगे इस वाली को, यानी B1 B2 अपनी मर्जी से लें, आर्बिट्रेरी रियल नंबर्स हैं, बट B3 को आपने इन दोनों का सम लेना है, तभी हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अगर आप B1 B2 B3 अपनी मर्जी से लेकर B3 को इनके सम में नहीं लिखते तो सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, यही कंडीशन आपने बेसिकली आज के लेक्चर में फाइंड आउट करनी थी। एक और एग्जांपल करते हैं, और उसकी थोड़ी सी नोयत जो है वो डिफरेंट टाइप की है, तो उसको ज़रा समझते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये आपकी जो अभी एग्जांपल करने लगे हैं, ये बुक में एग्जांपल नंबर 5 है। आई थिंक एक्सरसाइज 1.6 से पहले ये एग्जांपल नंबर 5 है, और इसमें हमारे पास जो सिस्टम दिया गया है, दिस इज x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 3x3 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू B1 कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ रही है जी 2x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 एंड दिस इज इक्वल टू B2। और इसी तरह थर्ड और लास्ट इक्वेशन हमारे पास है जी x1 प्लस 8x3 एंड दिस इज इक्वल टू B3। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने जो सिस्टम लिया था वो भी यही था एक्चुअली, मतलब B1 B2 B3 हमने कुछ और लिए थे, बट उसकी लेफ्ट साइड यही थी। अब आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है कि बाय राइटिंग डाउन इट्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो जस्ट पहले राइट कर लें 1 2 3, सेकेंड रो क्या आ जाएगी जी 2 5 3, थर्ड रो हमारे पास आ जाएगी 1 0 8, और इसके बाद कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे B1 B2 B3। सो अब आपने करना ये है कि इस मैट्रिक्स को, ये जो लेफ्ट साइड आपको नज़र आ रही है ये वाला मैट्रिक्स कोफिशिएंट वाला, इसको रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो मैं ज़रा यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ, आपने रो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद प्रॉपर वे से करना है। मेथड ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो इसकी रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म सिंपली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन जाएगी, मतलब 0 1 0 0 देन 0 1 0, और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा जी 0 0 1। और यहाँ पर आपके पास इन कॉन्स्टेंट्स का कम्बिनेशन आ जाएगा। फर्स्ट पे आ जाएगा जी हमारे पास -40 B1 प्लस 16 B2, और इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा +9 B3। सेकेंड एंट्री हमारे पास आएगी 13 B1 -5 टाइम्स B2, और इसी तरह से लास्ट पे आ जाएगी -3 B3, और लास्ट पर हमारे पास आ जाएगा जी 5 B1 -2 B2 एंड -B3। तो यहाँ से देखें ना, हमारे पास बेसिकली आप B1 B2 B3 को कुछ भी ले सकते हैं सिंपली, क्योंकि हमारे पास यहाँ से x1 x2 3 की वैल्यूज सिंपल आ गई हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो आपकी x1 की वैल्यू क्या आ गई है, -40 B1 प्लस 16 B2 प्लस 9 B3, और इसी तरह से x2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 13 B1 -5 B2 -3 B3, और इसी तरह से x3 की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ से आ गई है, विच इज़ 5 B1 -2 B2 -B3। अब देखें लास्ट जो अभी हमने मैट्रिक्स को सॉल्व किया ना सिस्टम को, यहाँ पर आपकी लास्ट रो वहाँ पर 0 हो गई थी, तो इसलिए हमें एक कांस्टेंट को दूसरे के कम्बिनेशन में लिखना पड़ा था, यानी इसको इक्वल टू 0 करके। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट आपको x1 x2 x3 की वैल्यूज मिल गई हैं। रैंडमली आप यहाँ पर B1 B2 B3 को जो भी पुट करेंगे ना, उसके रिस्पेक्टिव से आपके पास x1 x2 x3 की वैल्यूज आ जाएंगी। और अगेन इस केस में भी B1 B2 B3 को जो मर्जी आप पुट कर लें, ठीक है। इस केस में तीनों को जो अपनी मर्जी से पुट करना है। अच्छा, अब आपने छोटा सा काम करना है। लास्ट लेक्चर में आप जैसे आपको हमने बताया कि यही सिस्टम हमने लिया था, लेकिन B1 B2 B3 की जगह हमने उसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स लिए थे। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो उसमें बेसिकली हमारे पास कॉन्स्टेंट B1 उसमें हमने लिया था 5, B1 हमने उसमें लिया था 5, B2 हमने उसमें लिया था जी 3, और B3 उसमें हमने लिया था 17।
ठीक है। अब आप यहाँ पर अब देखें ना, इस मैट्रिक्स की ये जो हमने अभी सोल्यूशन लिखा है x1 x2 x3 की वैल्यूज़ बेसिकली, इसका उससे भी कुछ लिंक बन रहा है और ये आपने खुद देखना है। हमने जो उसमें इन्वर्स फाइंड किया था वो क्या आया था हमारे पास, -40 16 9 13 -5 -3 5 -2 -1, तो उससे भी इसका कहीं ना कहीं एक लिंक बन रहा है, ये आप खुद से देख सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप b1 b2 b3 की वैल्यूज़ ये लेते हैं तो यहाँ पर इधर पुट करते हैं तो x1 x2 x3 की वैल्यूज़ वही आ जाएंगी जो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूट की थी। ठीक है। तो ये था जी आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। बेसिकली आज हमने किया क्या है, अगर वन लाइनर आप पूछना चाहें तो जस्ट हमने कंसिस्टेंसी फाइंड की है थ्रू एलिमिनेशन को यूज़ करते हुए किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की कंसिस्टेंसी फाइंड की है। ठीक है। एग्जांपल्स भी की हैं, एक्सरसाइज 1.6 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी आप प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं डायगोनल मैट्रिसेस, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।